नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम गया और अब 5 अक्टूबर को वोट के जरिए जनता किसको चोट देने वाली है, ये बड़ा सवाल है। एक महीने तक चले धुआंधार चुनाव प्रचार की जब शुरुआत हुई थी तो कांग्रेस अचानक बढ़त बनाती दिखी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंचा, बीजेपी अपने नुकसान की भरपाई करती लगने लगी है। अंतिम दिन भी राहुल गांधी ने संकल्प रैली के जरिए महेंद्रगढ़ में पूरा जोर लगाया है। कांग्रेस की पूरी कोशिश रही कि दलित वोटों में बीजेपी सेंध न लगाने पाए, लेकिन बीजेपी ने शैलजा को सीएम न बनाने का मुद्दा इतना फैला दिया कि कांग्रेस को अब जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। आज अंतिम दिन जब राहुल गांधी बीजेपी पर बरस रहे थे, तब शैलजा उनके साथ नहीं थी, बल्कि दिल्ली में उनके ही घर सोनिया गांधी से मिलकर सीएम पद की पेशबंदी करती रहीं। तो सीएम पद की खींचतान कहीं कांग्रेस की लुटिया ना डुबो दे, लेकिन उसके लिए अच्छी खबर तब आई जब बीजेपी की प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए अशोक तंवर करीब 5 साल बाद कांग्रेस में लौट आए। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके अशोक तंवर का आज ये हाल था कि 1 घंटे पहले तक वे बीजेपी के मंच पर कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे थे और उसके बाद अचानक राहुल गांधी के साथ मंच पर प्रकट हो गए और वापसी का ऐलान कर दिया। क्या इसे बीजेपी खिलाफ संकेत समझा जाए या फिर मुकाबला कांटे का हो गया हरियाणा में? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। और यही लड़ाई है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है भैया सब लोग एक जैसे हैं, समानता होनी चाहिए, 36 की 36 बरादरियों को एक जैसा फायदा मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन यह कहता है। तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर उनके लिए कुछ किया जा रहा है तो फिर इनके लिए भी होना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि किसानों का कर्जा माफ ना हो, गरीबों को मनरेगा ना मिले, तो फिर अरबपतियों का भी आप कर्जा माफ करना बंद करो। हिंदुस्तान का किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहता, कोई तोहफा नहीं चाहता। हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर सिर्फ अपना हक चाहता है और कुछ नहीं चाहिए उसको, मगर हक उसको मिलना पड़ेगा। और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। हम मोहब्बत फैलाते हैं, वो नफरत फैलाते हैं। हम इसकी रक्षा करते हैं, संविधान की रक्षा करते हैं, अंबेडकर जी की संविधान की रक्षा करते हैं, वो इसे खत्म करते हैं। छोटी छोटी पार्टियां घूम रही हैं, ये बीजेपी की ए बी सी डी ई एफ टीम्स हैं। इनको आप समर्थन मत दीजिए, कांग्रेस पार्टी को अपना वोट दीजिए और यहां बीजेपी की सरकार को हटाने का काम कीजिए। आखिरी बात, यहां हमारे किसान हैं, किसानों को धान का पैसा नहीं दिया गया है। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वैसे ही उसी दिन हरियाणा के किसानों को धान का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने ये मन बना लिया है, 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, कोई दो राय नहीं है। ये हरियाणा के लोगों ने तय कर लिया है। हरियाणा से लाखों नौजवान जाते हैं यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा में। याद करिए, एक कांग्रेस की सरकार, इसके सहयोगी दलों की जवान सरकारें थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा में रोक लगाई थी और ये कहते थे कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजना चाहिए। ये कहते थे कांवड़ यात्रा में शंख नहीं बजना चाहिए, घंटा और घड़ियाल नहीं बजने चाहिए। हमने कहा वो कांवड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, इसमें घंटा भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, डीजे भी बजेगा। और यही नहीं होगा, उस पे हम कांवड़ भक्तों पर, शिव भक्तों पर पुष्प की वर्षा भी करेंगे, हम करेंगे। और जिसको अच्छा नहीं लगता है, भाइयों, हमने कहा था जिसको अच्छा नहीं लगता है, किसको
जिसके कानों में शंख की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वे अपने कान को बंद कर ले, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं, यात्रा रोकेंगे नहीं। ये राजनीति में ना कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, वो डाल डाल पे फुदकते रहते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं होता, वो कभी इस डाल पे कभी उस डाल पे, ये उसी प्रवृत्ति के आदमी। आपके एक दोस्त कांग्रेस में शामिल हो गए, अशोक तंवर, क्या कहना है आपका? अच्छी बात है, कोई भी व्यक्ति कांग्रेस में शामिल हो रहा है उसका हम वेलकम करते हैं, जी आया कहते हैं। इससे कांग्रेस पार्टी की तरफ में लोगों का झुकाव बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये ऐसे लोग सब लोग ज्वाइन करें तो इससे साबित हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार और हवा हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में भाई और बहनों, आप लोगों को मालूम है चुनाव का समय हर राजनीतिक दल आते हैं। राहुल गांधी चुनाव का, लोकसभा का चुनाव का पहले हरियाणा में आए थे और बोले थे कि हम सरकार बनाएगा, संविधान का रक्षा करेगा। लेकिन इस बार वो हरियाणा में घूम रहा है और संविधान का नाम भी नहीं लेते हैं। इसलिए थोड़ा दिन पहले वो अमेरिका गए थे और अमेरिका जाने का बाद उन्होंने अमेरिका में बोला कि हमारा भारत में हम लोग समय आने पर एसटी, एससी और ओबीसी का रिजर्वेशन हम लोग खत्म कर दूंगा। तब हमने राहुल गांधी को पूछा कि पूरा लोकसभा चुनाव में आप बोल रहे थे कि मोदी जी संरक्षण खत्म करेगा, आरक्षण खत्म करेगा, लेकिन अभी आप खुद बोल रहा है कि हम जाके भारत में आरक्षण को खत्म करेगा। कल नरेंद्र मोदी जी झारखंड में थे, मैं भी उनका मीटिंग में था। मोदी जी ने यही बात स्पष्ट रूप में बोला कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी है और जब तक देश में बीजेपी है, आरक्षण खत्म नहीं होगा, चाहे जो कुछ बोले। तो हरियाणा के रण में अंतिम दौर का प्रचार आज थम गया। शाम को और 5 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तो आखिर जनता के दिमाग में क्या होगा, कौन से मुद्दे चुनाव प्रचार के दौरान हावी रहे, किसने कितना जोर लगाए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हितेंद्र चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है हितेंद्र जी। कमल हांडा, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एसपी भाटिया साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं हितेंद्र चौधरी साहब। जिस तरह से हरियाणा का चुनाव प्रचार थम गया है और अब जनता की बारी है, बहुत तगड़े वार प्रतिवार हुए पूरे 1 महीने तक, और शुरुआत में ऐसा लग रहा था कांग्रेस बढ़त बनाती जा रही है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस की वो रफ्तार थम गई। और बात करें बीजेपी की तो झटके भी बहुत लगे हैं। कैसे देखते हैं आप इस पूरे चुनाव प्रचार को, और क्या लगता है कि क्यों जीत रही है बीजेपी? नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय के अंदर जितने भी कार्य किए हैं 10 साल के शासन में, वो सभी गरीब लोगों के लिए, वंचित लोगों के लिए, जो अंतिम पायदान के ऊपर व्यक्ति खड़ा है, जिस तक कभी आज तक किसी योजना का फायदा ही नहीं पहुंचा, उस व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया। 80 करोड़ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने राशन देने का काम किया, प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाता है। उसके अलावा उन्होंने शौचालय देने का काम किया, लोगों को मकान देने का काम किया, हर घर को जल देने का काम किया, हर व्यक्ति को उन्होंने वो सुविधाएं पहुंचाई जो किसी के पास नहीं पहुंचती थी। और हरियाणा के अंदर एक पोर्टल के माध्यम से व्यक्ति को किसी नेता के पास जाके चक्कर ना काटने पड़े, उसके पैर ना दबाने पड़े, उसका घर का दरवाजा ना खटखटाना पड़े। उन्होंने एक पोर्टल के माध्यम से एक आदमी अपनी मान सम्मान के साथ वहां पर जाए और जिस भी योजना का फायदा उसको मिलता है, उस योजना के लिए वो अप्लाई करे और वो योजना का फायदा उसको सीधा पहुंचता था। जो पैसे सरकार के जो द्वारा दिए जाते थे उसके खाते में पहुंचते थे। हितेंद्र चौधरी साहब, जो मुद्दे आप गिना रहे हैं, अगर ये मुद्दे वाकई चल रहे होते तो फिर खट्टर जी आपके मंचों पे होते, प्रधानमंत्री के मंचों पर होते,
क्यों वो कल करनाल तक सिमट के रह गए, वो भी अंतिम दौर में? ये तमाम चीजें हैं जो बताती हैं कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसको संभालने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के अंदर 90 विधानसभाएं हैं और सभी 90 विधानसभाओं के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। सभी लोगों तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। लोगों की ये मंशा रहती है कि जो भी हमारे नेता वो हमारे तक सीधे संवाद करे, ताकि हम उन लोगों की बातचीत सुनकर अपनी वोट देने का निर्णय कर सके। तो बड़ा क्षेत्र है, इसलिए सभी नेताओं की जिम्मेवारी थी। किसी को वहां पर जाने का मौका मिला और किसी को वहां पर जाने का मौका नहीं मिला। जैसे कि आज कोई नेता अगर हमारे शहर के अंदर है तो ये नहीं है कि उसको एक ही शहर में रहना, उसको 2 या 3 शहर कवर करने हैं, 3-4 विधानसभाएं कवर करनी है, तो वो पूरा हरियाणा का चक्कर लगाए। और 90 विधानसभाओं के अंदर हर व्यक्ति ने अपनी प्रेजेंस देने की कोशिश की है। ठीक है, कमल हांडा जी, कांग्रेस जो है अंतिम दौर तक जोर बहुत लगाया आपने, लेकिन मुकाबला कहीं ना कहीं फंस गया है। क्यों जीत रही कांग्रेस, बताइए थोड़ा सा। बताती हूँ सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, पिछली बार भी आपको बताया था। सर, मुझे नजर नहीं आ रहा। नवीन पांडे हूँ। तो मैं अच्छा, नवीन जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं, प्रदेश का तो खैर वो सगा ही क्या होगा। और डिग्री लेकर देश के युवा पकोड़े तल रहे बाजारों में, डिग्री लेकर देश के युवा पकोड़े तल मुझे रहे कमल हांडा जी बाजारों में। बताइए कि कांग्रेस में ऐसे कौन सा मुद्दे उठाए जो हरियाणा आपको जीतते हुए लग रही कांग्रेस? सर, आपने उनको अनइंटरप्टेड बोलने दिया, मुझे भी बीच में अनइंटरप्टेड नहीं होता, इसमें सवाल जवाब होता है। सवाल पूछिए। नहीं, अभी मैंने शुरू ही किया और आपने बोलना शुरू कर दिया। नहीं, अनइंटरप्टेड कुछ नहीं होता। किसी शो में सवाल जवाब के लिए आप लोग आते हैं और सवालों का जवाब दीजिए, लेकिन ऐसा है ना, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा। अरे सर, बोलने तो दीजिए ना। आप बोले ना, हरियाणा के मुद्दे बोलिए ना। सारे बोलूंगी मैं, मेरे को जो बोलना है मैं वो आई विल डिसाइड माई सेल्फ। सवालों का जवाब दीजिए, सवालों का जवाब। हाँ बिल्कुल दूंगी मैं, उनसे भाग नहीं रही हूँ मैं। गुस्सा मत होइए, गुस्सा करने जगह नहीं है, वैसे भी अभी वोटिंग बाकी है। देखिए, अभी 2 दिन बाकी है, इसी में वेस्ट हो रहे हैं सर। 25-30 सेकंड वेस्ट हो गए। बोलिए। हाँ जी, मैं ये कह रही थी, डिग्री लेकर देश के युवा पकोड़े तल रहे बाजारों में, अनपढ़ नेता दल बदल कर घूम रहे महंगी महंगी कारों में। चुनाव के पोस्टर पर अनपढ़ नेता की बत्ती सी चमकती है, चुनाव के पोस्टर पर अनपढ़ नेता की बत्ती सी चमकती है। सड़क पर पढ़े लिखों की जमात नौकरी के लिए तरसती है। तो बात ऐसी है, हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं है सिवाय इनके पास झूठ बोलने के और विनाश के नाम पर कोई ये विकास कहते हैं। इनको शायद समझ नहीं है कि विकास और विनाश में कितना फर्क होता है। चाहे एक आपका अल्फाबेट या आप उसका लगा लीजिए व्यंजन का और न का, इतना ही फर्क है, लेकिन इनको समझ नहीं आता। अब मूर्खों को कोई क्या सिखाए। हमारे पास मुद्दे हैं सर, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों की एमएसपी का मुद्दा है, और युवाओं को जो अग्नि में झोंक दिया गया, जिनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया, हमारे पास वो मुद्दा है। एसवाईएल का हमारे पास मुद्दा है। और इन्होंने जो भी इन्होंने वर्ग को मारा इन्होंने, और इनके एसडीएम ने एक बार कहा था, मैं याद दिलाना चाहूंगी भाजपा के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि कोई भी किसान ऐसा ना निकले जिसका सर खून से लाल ना हो। तो ये ऐसी वहशी हैवानियत वाली सरकार है जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया, और हरियाणा जो तरक्की के रास्ते पर था उसको बिल्कुल डिरेल कर दिया इन्होंने। कोई इन्होंने 1 इंच मेट्रो बिछाई हो तो बताएं। हमने दिल्ली से बहादुरगढ़, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से हमने फरीदाबाद तक पहुंचाई। 250 किलोमीटर हमारे पिछले 10 सालों में हुड्डा सरकार में 250 किलोमीटर हमने रेलवे लाइन बिछाई, इन्होंने 1 किलोमीटर भी नहीं बिछाई। और घर देने की बात करते हैं, वो भी जरा बता दें। 24 लाख का मेरे पास अभी एक एड पड़ा हुआ न्यूज़पेपर का मेन उस पे फ्रंट पेज पे, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और जब उस महिला से संपर्क किया गया वो कहती है मुझे नहीं पता मेरी फोटो यहाँ पर कहां से आ गई है, पर मेरे को तो कोई घर नहीं मिला, मैं तो झोपड़ी में रहती हूँ। तो ये इनकी आदत 10 साल से हम देख रहे हैं, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, और इनके प्रवक्ता भी आते हैं झूठ बोलते हैं। मुझे लगता है इनको जरा सी भी शर्म नहीं आती कि इनको ना तो देश से मतलब है ना प्रदेश से मतलब है। प्रदेश कैसे लुट गया, 4.5 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं क्या बताऊं मैं कि कैसे लूट मार हुई है। नौकरियां भी झूठी इन्होंने कच्ची दी HKRM हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम से, और 3 करोड़ कैश लेते हुए कौन पकड़ा गया? चंदा चोर पार्टी, भ्रष्टाचार इन्होंने हरियाणा में जमकर किया। देश पर भी जो 55-56 लाख करोड़ का कर्जा था वो भी 223 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। हरियाणा में 1966 से लेकर 2014 तक सिर्फ 56,000 करोड़ का कर्जा था। 4.5 लाख कर्जा कैसे होगा? कहां गया वो पैसा? काम कोई हुआ नहीं। आप बता दीजिए, कोई एक यूनिवर्सिटी बनाई हो, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया हो, कोई हॉस्पिटल बनाया हो? अगर आप कहेंगे तो मैं 1 मिनट आपको मैं बता देती हूँ हमारी सरकार ने क्या क्या काम किए थे, मुझे बोलने दीजिएगा जरा। ये जो अब लिख के लाई है जो है कमल हांडा जी, ये सब तो पूरे 1 महीने से जो है स्क्रीन पे आ रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। सवालों का जवाब ये है कि आखिरी दौर में जो राहुल गांधी जी चुनाव प्रचार में उतरे,
उसका कितना फायदा हाँ जी। आपको होता दिखाई दे रहा है? सवालों का जवाब सर, दीजिए ना, उसके ये लिखा पढ़ा हाँ तो जी, सब मैं जो है बता- हमारे बता चुका हाँ। पहले ही। नहीं सर, आपने कहा ना, आपने मुद्दे भी तो पूछे थे, उसका भी तो जवाब हाँ, देना नहीं, मुद्दे जरूरी आपने था ना बता सर। दिए हैं, अब अभी आप आप- हाँ, अब आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं राहुल जी आए, उनका क्या फर्क पड़ा? जो जन सैलाब राहुल जी की रैलियों में दिख रहा है, वो जिसे कहते हैं कि अद्भुत है, और उससे जनता भी भूत है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा राहुल जी के जो जा रहे हैं, उन्होंने पद यात्रा की 4 दिन की। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी, उनका ये वाला हाल नहीं है कि 100-200 की भारी भरकम भीड़ के साथ खट्टर जी जो है बंद कमरों में, होटल के रूम्स में बर्थडे पार्टी और किट्टी पार्टी की तरह जो है 100-200 लोगों के साथ भारी भरकम भीड़ के साथ जो है वो जनसमाई कर रहे हैं। और हिसार में तो एक इनके कार्यकर्ता ने कह दिया, जिसको पुलिस ने पकड़कर बाहर कर दिया, उसने कहा जी हम यहाँ पर ये चुनाव नहीं जीत सकते, आप जान लीजिए। तो कहते तुम कौन होते हो हमें बताने वाले? और कुछ बातें बताना चाहूंगी सर कि ठीक है, अगले दौर में मोदी बात जी करेंगे। की ठीक है, एक एक सवाल सबसे हो जाए कमल जी। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से केजरीवाल साहब ने ये कहा था कि मैं अगर पहले आया होता तो चुनाव की रंगत कुछ और होती, मैं देर से निकला और अब हम चुनाव जीत नहीं पा रहे हैं, सरकार नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम किंग मेकर बनेंगे। अब आपको लगता है कि जो अंतिम दौर आ चुका है, प्रचार खत्म हो चुका है, अब वोटिंग होने वाली है, किंग मेकर बन पा रहे हैं आप लोग? देखिए नवीन जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको और मेरे तमाम प्रवक्ता साथियों को और पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को नमन करते हुए अपनी बात शुरुआत करता हूँ। जी, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो दुसाहस और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रयास थे अरविंद केजरीवाल जी को तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी को क्रश करने के लिए, तो उसकी एक उद्देश्य के तहत उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल में रखने का एक प्रयास किया। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिन टिप्पणियों के साथ में माननीय केजरीवाल जी को बेल ग्रांट की, वो सब पूरे देश में देखा कि किस तरह से एजेंसियों के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किस आपने पिंजरे का तोता बना दिया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी तमाम तरह के रोड शो और जनता के बीच गए। हमने अपने 5 गारंटी अरविंद केजरीवाल जी के जो विश्व विख्यात, जो पूरे देश में नहीं विश्व में उनकी गारंटियों की चर्चा होती है, उनके स्कूलों की, शिक्षा की और बिजली फ्री जो हमने दी, तमाम पार्टियों की जितनी भी जो मैनिफेस्टो आए, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की वही गारंटियां कॉपी करने की कोशिश की। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता को ये पता है कि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे शख्स हैं जो बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं, जो शिक्षा के ऊपर काम कर सकते हैं, जो स्वास्थ्य के ऊपर इस तरह का एक बहुत ही अतुल्य कार्य वो कर सकते हैं। बाकी पार्टियों के बस की बात नहीं है वो मैनेजमेंट करना, उस तरह की जो अरविंद केजरीवाल जी की जो गारंटी है उनको लागू करना। निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल जी अगर पहले होते, शुरुआत से ही कैंपेनिंग में हम लोग होते, तो इसके रिजल्ट कुछ और ही होते। तो वीरेंद्र शर्मा जो कितने सीटें निकाल पा रही है आम आदमी पार्टी? देखिए नवीन जी, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी इस तरह के कोई फिगर मैं दे पाऊं, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि आम आदमी पार्टी के बगैर कोई भी हरियाणा प्रदेश के अंदर सत्ता नहीं बनेगी। आम आदमी पार्टी उसमें किंग मेकर की भूमिका निभाएगी। दूसरा, हरियाणा प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जो लहर है, बदलाव बिल्कुल निश्चित है, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। ठीक है, एसपी भाटिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। भाटिया जी, आपने हरियाणा के चुनाव को बहुत करीब से देखा है, तकरीबन 1 महीने तक तमाम मुद्दे चले, खर्ची पर्ची से लेकर जो है विकास की बड़ी बड़ी बातें, और खट्टर जी जिस तरह से साइडलाइन किए गए हैं, वो सब आपने देखा। आपको लगता है अंतिम दौर में शुरुआत में जो कांग्रेस लगातार बहुत आगे दिखाई दे रही थी, अचानक से थम गई, तो लगता है कि क्या रहेगा, कुछ मुकाबला जो है कैसा रहा? नमस्कार सभी प्रवक्ताओं को और नवीन पांडे जी आपको भी, हमारे श्रोताओं को भी। देखिए, आज की ये शाम की जो दोपहर बाद की घटना है, जिस तरह से ये अशोक तंवर जी वापस घर वापसी लौटे हैं, तो काफी वो परिवर्तन, काफी कुछ चेंज होने को देखा जा रहा है। राजनीतिक प्रवेश में काफी कुछ उतार चढ़ाव हो रहे हैं, और ये आज की और कल की जो कत्ल की रात है, और इसी में जोड़ तोड़ बहुत कुछ होने वाला है। नवीन पांडे जी, जिस तरह से पिछले 10 सालों से लेकर के अब तक की जो, अगर हम धरातल की बात करें, अभी कांग्रेस की प्रवक्ता मैडम पांडा जी बोल रही थी, अगर उन बातों पर भी अगर हम थोड़ा विश्लेषण करें तो कहीं हद तक ये बात सच भी साबित होती है। जैसे प्रवक्ता, ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने, भाई ऐसी देने की जरूरत ही क्या पड़ेगी उनको? मुफ्त राशन दे करके क्या वो एहसान कर रहे हैं जनता के ऊपर, या अपने घर से दे रहे हैं?
जनता की चीज जनता को दी जा रही है। ये तो एक प्रलोभन दे करके, उनको याद दिला करके, उनको एहसास करवा रहे हो, नीचा दिखा रहे हो, और अब आप उनसे वोट मांग रहे हो कि हमने आपके ऊपर दया की। तो ये भाई इस तरह की ये जुमलेबाजी, ये जो चीजें हैं अब नहीं चलने वाली। लोगों के अंदर गांव-गांव में मैं घूमा हूं, सब लोग इस चीज को नकार रहे हैं। और जिस तरह से विनेश फोगाट के साथ हुआ है, उस घटना को लेकर के, किसानों के साथ अभी जो हाल ही में जो गोलियां चली उसमें काफी लोग मरे हैं, उससे पहले 750 लोग मरे पिछले आंदोलन में भी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। और अभी ये अग्निपथ योजना जो चली है, इसको लेकर के हरियाणा तो खासकर बहुत ज्यादा सरकार के मुखालिफ है। और कर्मचारी वर्ग को भी अगर हम देखें तो वो भी काफी नाराज और गुस्से में है। और मेरे को लगता है कि ये इस बार कांग्रेस की तरफ जो है वो लोगों का रुझान बढ़ता हुआ ज्यादा प्रतीत हो रहा है, और भाजपा को इसमें नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है मेरे को। ठीक है हितेन चौधरी साहब, जिस तरह से भाटिया जी ने बताया कि वो गांव-गांव घूमे हैं, गली गली घूमे हैं, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एज है हरियाणा में, तो ये तो खैर हम भी कह रहे थे कि एज थोड़ा सा है, लेकिन ये बीजेपी कह रहे थे कि हमने उस एज को खत्म कर दिया है। अशोक तंवर जी का जाना जो है वो आज बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिस तरह से 1 घंटे में आपके मंच पर थे, 1 घंटे बाद राहुल गांधी जी के मंच पर थे। अशोक तंवर हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कई पार्टियों में गए, उसके बाद जो है वो आम आदमी पार्टी में गए, टीएमसी में गए, उसके बाद बीजेपी में आए। वो एक तरह से उनको आपने वो सम्मान नहीं दिया। बीजेपी ने प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जरूर उनको, लेकिन कहा गया कि वो कोई उनको लग नहीं रहा था कुछ जो है कुछ होना है। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उनको लगने लगा था कांग्रेस सरकार बन रही है, इसलिए मौका पड़ता ही निकल लो। क्या कहेंगे आप इस पे? नवीन जी, मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि जब अशोक तंवर जी के साथ अत्याचार हुआ था दिल्ली के अंदर, जब हुड्डा के गुंडों ने उनको पीटा था, तो वो खुद अपनी दरखास्त लेकर दिल्ली के थाने के अंदर गए थे। और उसके बाद वो एससी कमीशन के अंदर भी गए थे कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ है, मैं एससी हूं, और मेरे साथ ही जनरल कैटेगरी वालों ने, हुड्डा के गुंडों ने अत्याचार किया है। तो आप लोगों को याद होगा, उसके बाद उन्होंने आहत होकर, और एक हमारे हरियाणा के अंदर कहावत है लोटे के अंदर नून डालना, तो उसके बाद उन्होंने लोटे के अंदर नून भी डाला था और अपने लोगों को कहा था, अपने समाज के लोगों को कहा था कि मैं वापस कभी भी कांग्रेस के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन वो फिर उसके बाद कांग्रेस के अंदर चले गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सम्मान देने का काम किया। एक अब मौजूदा सांसद की टिकट को काटकर, जो सुनीता दुग्गल जी मौजूदा सांसद थे, उनकी टिकट को काटकर उनको टिकट दी, लेकिन वो वहां से चुनाव हारे और भारतीय जनता पार्टी ने फिर भी उनको सम्मान दिया। वो उनको ये सम्मान अगर नहीं पचा, और उन्होंने बहन ये शैलजा जी को की जो बेइज्जती करने वाले हैं हुड्डा जी, उनको जाके मजबूत करने का काम किया है, तो ये उनकी नैतिकता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठता है कि जहां पर उनकी बेइज्जती हुई थी, समाज की बेइज्जती हुई थी, फिर उन्होंने जाके उसी दल के अंदर जाके और उसी गुट के अंदर जाके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। हितेन चौधरी साहब, ये आप कह रहे हैं ये बात को, लेकिन जिस तरह तंवर जी गए हैं तो वह दलित वोटों की बड़ी बात हो रही है। जी नवीन जी, दलित वोट जो है कहीं ना कहीं उसको मैसेज गया है ना कि कांग्रेस की तरफ अगर तंवर जी गए हैं तो जाना है। ये तो नुकसान आपको हो सकता है ना। हितेन चौधरी जी, आवाज आ रही है आपको? लगता आवाज नहीं पहुंच रही। कमल हांडा जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अशोक तंवर जी आपके पास आए हैं, 1 घंटे के अंतर में आपने उनको शामिल करा लिया, तो दलित वोटों में थोड़ा फर्क पड़ेगा। हालांकि शैलजा जी दिल्ली में थी जब राहुल गांधी वोट मांग रहे थे। शैलजा जी दिल्ली में सोनिया गांधी के दरबार में पहुंची हुई थी अपने सीएम पद की पेशबंदी करने के लिए। यह एक बहुत बड़ा पेच है वहां पर सीएम पद को लेकर। यह मैसेज आपको देना पड़ेगा सही सटीक दोगे कि आप किसको सीएम बना रहे हैं। नवीन जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी एक सवाल कि क्या आप वहां प्रेजेंट थे कि वो सीएम की बात लेकर गई थी सोनिया जी के पास या नहीं? इसका कोई प्रूफ ना आपके पास है, जिस समय राहुल गांधी रैली कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी से मिलने पहुंच रही है, और प्रचार के अंतिम दिन उनको चुनाव रैलियों में होना चाहिए था। दलित वोटों के लिए कांग्रेस के लिए लॉबिंग करनी चाहिए थी। बाकी समय तो रही ना साथ में। अगर कुछ टाइम नहीं रही और उन्होंने को सोनिया जी से चलिए आप ही साफ कर दीजिए, क्या मांग लेके गई थी वो? नहीं, सुन लीजिए, आप बात तो बोलने तो दीजिए सर, आप बीच में टोक देते हैं। शैलजा जी का जो है अपने कोई निजी कारण हो सकता है, वो सोनिया जी से मिलने गई हो। आप कैसे इस चीज को अपने आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो अपने सीएम पद के लिए गई होंगी? पहली बात।
दूसरी बात, इन्होंने भाजपा के प्रवक्ता ने कही कि शैलजा जी की बेइज्जती करी। अरे इनको याद दिलाना चाहूंगी, निर्लज्जों को, बेशर्मों को, कि जिनको किसी महिला का ये सम्मान तो कर नहीं सकते। विनेश फोगाट को कैसे रौंदवाया गया पिछले साल 28 मई को जब संसद का उद्घाटन हो रहा था, ये किसी और का क्या करेंगे। उसको भेज देते हैं डिप्लोमेटिक पार्ट पे, प्रज्वल रवन्ना को 2976 उसका आरोपी, और राम रहीम को भी चुनावों के आसपास उसको पैरोल दी जाती है। खैर, तो मैं बताना चाह रही थी ये कि शैलजा जी के लिए 3-4 आवारा लड़के इन्होंने पकड़े। बेरोजगारी तो है ही है, 1000-2000 पकड़ाए होंगे उन्होंने। शैलजा जी के लिए कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। आ गए खट्टर जी सामने कैमरे के, शैलजा जी आना चाहे उनका स्वागत है, ये है वो है। शैलजा जी ने फिर इनके मंसूबों पर तुषारापात कर दिया, ये कहकर कि मेरी रगों में कांग्रेस का खून है। उनकी बेइज्जती इन्होंने की, इनके लोगों ने की। ये ऐसे निर्लज्ज हैं कि ये गलत काम भी करते हैं और उसके बाद मुकरते भी हैं, और जो गलत काम ये खुद करते हैं उसका आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। खर्ची पर्ची की बात भी आप सुन लीजिए सर। खर्ची पर्ची का शब्द पहले कहीं वजूद में ही नहीं था। जब से भाजपा सरकार आई है, खर्ची पर्ची खर्ची पर्ची खर्ची पर्ची खर्ची पर्ची, 10 में से 6 उधार के थे, नारे 400 पार के थे। तो HKRM जो है भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा, 3 करोड़ कैश लेते हुए कौन पकड़ा गया, किसका सेक्रेटरी पकड़ा गया, भाजपा का ही था ना वो। और 50 लाख कैश लेते हुए मंत्री का बेटा पकड़ा गया। और भ्रष्टाचार यहां तक कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ हरियाणा वाले बच्चों के मैंने वीडियोस देखे हैं कि उन्होंने बताया कि जो अपना लाइसेंस लेने जा रहे हैं और उनको कोई कहता है 11,000 यहाँ फरीदाबाद में भेज दो, 21,000 भेज दो। ये इन्होंने लूटपाट मचा के रखी हुई है। एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि एक इनके प्रत्याशी गए किसी जगह पर वोट मांगने के लिए, लोगों ने बाहां पकड़कर उसको गाड़ी से निकाला और बताया कि देखिए सड़क में खड्डा है, हम इस कीचड़ में चलते हैं, तू भी चल। उसको चलवाया भाजपा के प्रत्याशी को। इनके एक जो प्रत्याशी हैं वहां से पेवा से अजराना जी, उन्होंने कह दिया मैं जनता के विरोध में चुनाव नहीं लड़ूंगा। उन्होंने टिकट वापस कर दी। और गोपाल कांडा के लिए इन्होंने रोहतास जांगड़ा की टिकट काटी। और मैं ये भी बताना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से, मेरे पास आप कहेंगे वीडियो भी है, फोटो भी है, कि अर्जुन चौटाला और गोपाल कांडा साथ में बैठे हैं। गोपाल कांडा ने ये कहा था कि हम जो है ना भाजपा को सपोर्ट करेंगे। इनेलो, बसपा और गोपाल कांडा, जेजेपी भी साथ में मिल गई है और कहते हैं हम भाजपा को सपोर्ट करेंगे और हैट्रिक लगाएंगे। ये बकायदा उनका वीडियो है। बाद में चाहे कुछ भी कह लें, उसके ऊपर लिपापोती कर लें, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंह से निकली हुई बात और तर्कश से निकला हुआ तीर कभी लौट कर नहीं आते। दूसरी बात, हमें एज ही एज है सर। कांग्रेस को किसने कह दिया एज नहीं है? जो इस टाइम माहौल बना हुआ है, इस टाइम ये है कि भाजपा को खदेड़ना है हरियाणा से। इनकी जीत भी यहीं से शुरू हुई थी, अब इनकी हार का सिलसिला भी हरियाणा से शुरू होगा। हरियाणा वासी जब देते हैं तो दिल खोल कर देते हैं, लेकिन जब छीनते हैं तो ऐसा छीनते हैं कि बस बंदा किसी काम का रह नहीं जाता। राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। वोटों की भीख मांग रहे हैं ना, कहां गई मोदी की गारंटी? सीधे 48 घंटे पहले मैदान छोड़कर भाग गए वो मोदी जी, जो कहते थे एक शाम मेरी गारंटी है कि जी वो उसको छोड़ूंगा नहीं मैं, भ्रष्टाचारी को, अजीत पवार को। अगले दिन ना सिर्फ उसको अपनी पार्टी में शामिल किया बल्कि डिप्टी सीएम भी बना दिया। एकनाथ शिंदे को सीएम बना दिया, हेमंत बिस्वा शर्मा को सीएम बना दिया उधर का, क्या कहते हैं, असम का। तो इनके यहाँ भ्रष्टाचारी सारे इकट्ठे इन्हीं के यहाँ पर है। इनको बहुत प्रेम है बलात्कारियों से भी, भ्रष्टाचारियों से भी, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो, चाहे वो 11 सरकारी दामादों की जिनकी ये बात करते हैं। इन्होंने आज तक रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? खुद खट्टर जी ने शपथ पत्र देते हुए ये हाई कोर्ट में बात दाखिल की कि उनके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं पाया गया। तो क्या बैठे हुए झक मार रहे थे या मक्खियां मार रहे थे भाजपा के लोग? और दूसरी बात, दामाद में इनके गिना रही थी सर जरा, 11 दामाद तो इनके वो हैं, सरकारी दामाद हैं, जिनको निकाला गया, जो गुजरात दंगों के रेपिस्ट भी थे और खूनी भी थे, जिन्होंने बिल्किस बानो का परिवार खत्म कर दिया, उसका गर्भपात तक करवा दिया, उसके सामने उसके परिवार वालों को गोली मार दी गई। उसने अपना केस गुजरात से महाराष्ट्र में शिफ्ट करवाया कि मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है, कुछ भी कर लेंगे। उन्हीं 11 दामादों को इन्होंने बाहर निकाला अच्छे कंडक्ट के बेसिस पर। अब देखिए जरा, उसको पैरोल भी मिल रही है राम रहीम को। किस चीज पर मिल रही है? ये कहते हैं जी ये तो सुप्रीम मतलब कोर्ट का मामला है, झूठ बोलते हैं ये। बिना मुख्यमंत्री की इन्वॉल्वमेंट के वो बाहर नहीं आ सकता, कोई एक कदम नहीं रख सकता। और आपको बता दूं, जो जेलर था राम रहीम का, उसकी भी बात बता दूं, उसने भी त्याग पत्र दे दिया अपनी नौकरी से और भाजपा में शामिल हो गया और उसको टिकट भी मिल गई है। तो 11 दामाद तो ये थे जिनको फूल मालाएं पहनाई गई और जिनको लड्डू खिलाए गए। 3 आपके दामाद में वो गिना दूं सर, 5 सेकंड और दीजिएगा। 3 दामाद वो थे जो पांडे पटेल चौहान, जिन्होंने BHU की छात्रा का रेप किया और 7 महीने में बाहर, अंदर जेलों में भोले भाले लोग भरे पड़े, उनको नहीं निकाल रहे कोई भी। चंदा धंधा छापा ये इन्होंने बहुत किया, क्विड प्रो को इन्होंने बहुत किया। ऐसे ही इन्होंने डरा धमका कर जो है इन्होंने लोगों को अपनी पार्टी में शामिल किया। अपने इनके कितने चेहरे हैं आप देखिए ना। लोकसभा का चुनाव था हरियाणा में, 10 में से 6 उधार के थे और नारे 400 पार के थे।
जो 240 भी आई हैं इनकी सीटें, एक मजबूत विपक्ष मिला है देश को, जिसने 6 गलत विधेयक पास नहीं होने दिए, कि आपका ब्रॉडकास्ट बिल सबसे बड़ा है, जो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं जो सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जिनका बहुत लोगों से कनेक्शन भी रहता है, चाहे सत्ता के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, तो वो हमने विधेयक पास नहीं होने दिया। और इन्होंने एक चीज और बताना चाहूंगी, जमीनों की बात करते हैं, ये शर्म आनी चाहिए इनको। 13,351 करोड़ जमीन अयोध्या में से 6 किलोमीटर दूर इन्होंने अडानी को दी है, लाला रामदेव को दी, और श्री श्री रविशंकर ढोंगी जो। ठीक है कमल जी, आपने पूरे नेशनल मुद्दे भी गिना दिए, हरियाणा के मुद्दे भी गिना दिए, फिर लौटते हैं, बहुत समय अभी लौटते हैं, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन पे बाकी है। परमात्मा और प्रकृति की असीम अनुकंपा की भूमि उत्तर प्रदेश देश में है विशेष। असीमित संभावनाओं वाले उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के विकास को डबल इंजन सरकार ने दी है नई रफ्तार। सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा और स्वावलंबन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन से उत्तर प्रदेश बना है देश में नंबर 1। गरीबों को मुफ्त राशन, जरूरतमंदों को पक्का आवास, सर्वाधिक शौचालय निर्माण, निशुल्क गैस कनेक्शन का उपहार और एमएसएमई क्षेत्र में अग्रणी राज्य है नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वाधिक पीएम किसान सम्मान निधि मिलने से अन्नदाताओं के चेहरे पर है मुस्कान। नए भारत में नंबर 1 उत्तर प्रदेश, जन कल्याण में विशेष। ब्रेक के बाद राज दरबार का फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं, हरियाणा चुनाव का प्रचार खत्म हो चुका है और उसके बाद अब होनी है वोटिंग। एक महीने तक चले चुनाव प्रचार के दौरान कौन कौन से मुद्दे उठे और किन मुद्दों को लेकर जनता जो है वो अपना फैसला देगी, इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर रैलियों की बात करें, जिस तरह चुनाव प्रचार हुए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 रैलियां हरियाणा में की और अमित शाह जी ने 10 रैलियां की, जिसमें कई मुद्दे, कई रोड शो भी शामिल थे। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी के बड़े नेता 14 रैलियां की उन्होंने बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी ने 4 दिन में 15 जगहों पर रैलियां की हैं। खड़गे साहब जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं 2 जगह गए, और प्रियंका गांधी जी जो कांग्रेस के महासचिव हैं 2 दिन में 8 अलग अलग रैलियां उन्होंने की, और केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं उन्होंने 12 जगहों पर रैली की। तो चुनाव जो है धुआंधार चला, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान है, हितेंद्र चौधरी है प्रवक्ता बीजेपी के, कमल हांडा जी है प्रवक्ता कांग्रेस की, वीरेंद्र शर्मा जी है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और वरिष्ठ पत्रकार भाटिया साहब हैं। भाटिया साहब, एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा ये समझने के लिए कि जो दावे किए जा रहे हैं दलित मुद्दों को लेकर, शैलजा जी को लेकर, खास तौर के शैलजा जी के जो नाराजगी है, जो आज दिल्ली पहुंची थी, उसको किस तरह से देखते हैं आप? जो है भाटिया जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो, हाँ, आपको आवाज आ रही है? जी नवीन जी, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जो हमें समाचार मिल रहे हैं और मैं अगर उनका विश्लेषण करूं तो उसके मुताबिक देखिए ये कुछ अंदरूनी हो सकता है, उनकी अपनी बातें निजी, अपनी कुछ ऐसे मामलात हों पार्टी के जो अंदर उनकी कोई रणनीति के ऊपर हो या किसी और मुद्दे को लेकर के हो, उनकी भेंट हुई होगी। लेकिन ये एक बात तय है कि जिस तरह से आपने मुद्दा उठाया कि कांग्रेस के इस मुद्दे को लेकर के भाजपा ने खूब भुनाने की कोशिश की कि दलितों को जो है वो दबाया कुचला जा रहा है। आई थिंक वो कुमारी शैलजा की तरफ से भी जो है वो साफ स्पष्ट बयान आया उनका कि उनका तो खून के अंदर ही जो है वो कांग्रेस है। उनके पिताजी की जो शव था वो भी तिरंगे में गया था, और मेरा भी आखिरी सांस तक जो है वो तिरंगे में ही जाएगा, और मैं कांग्रेस में ही रहूंगी और कांग्रेस में ही आखिरी सांस भी लूंगी।
और अभी जो बात आ रही है अशोक तंवर जी की, अशोक तंवर जी के भी जो बयान आ रहे हैं, मैंने कोशिश भी की थी उनसे बात करने की, तो जो अब उनके नजदीकी लोग बता रहे हैं कि वो काफी अपने आप को घुटन महसूस कर रहे थे वहां जाने के बाद, और काफी लंबे समय से प्रयास कर रहे थे कि कांग्रेस में किसी तरह से वापसी हो जाए। हो सकता था ये बात जो उठा, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास जानकारी है, लोकसभा में भी ऐसी बातें आई थी कि वो कांग्रेस में वापस जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और उनको लोकसभा चुनाव जो है भाजपा की टिकट पर लड़वाया गया, लेकिन वहां भाजपा कमजोर दिखी और वो भाजपा हार गई। अब ले दे करके हवा का रुख जो है वो कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है, और कहीं ना कहीं अशोक तंवर का वापस आना भी, इसके पीछे भी मेरे को वो भाटिया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हवा का पक्ष देख के ही तंवर साहब आए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा, क्या शैलजा जी आखिरी दिन जिस तरह से दिल्ली गई, ये एक मैसेज नहीं चला गया दलित जो वोटर्स हैं उनके, कहीं ना कहीं जो है वो जूझ रही है अपने सम्मान के लिए? हाँ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर भी जो है वो एक दलित मुख्यमंत्री बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, हर आदमी हर पार्टी के अंदर भी होता है। और ये जो अंबाला से दबंग नेता गब्बर सिंह जाने जाते हैं, अनिल विज के नाम के साथ जोड़ा जाता है गब्बर सिंह, उन्होंने भी पहले वो हमेशा कहते आए कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं है, और आज वो आखिर में आकर के उन्होंने कह ही दिया कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये हर पार्टी के अंदर हर आदमी का अधिकार है, वो दावा पेश कर सकता है, और लिहाजा उन्होंने भी, कुमारी शैलजा ने भी पेश कर दिया, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ये हर पार्टी के अंदर होता है। इन बातों को मेरे लिहाज से, मेरे नजरिए में कोई बड़ी अहमियत मैं नहीं देता हूँ। लेकिन एक चीज, ये बात आपको बता दूं नवीन पांडे भाई, कि मैं अपनी बात को विराम दूंगा यहाँ, कि ये जो मेरे पास रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं, जितना मैंने विश्लेषण किया है, हरियाणा के बहुत सारे शहरों में गया हूँ, गाँव में गया हूँ, बहुत सारे बड़े अधिकारियों से, गुप्तचर लोगों से भी बातचीत हुई है, बड़े वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषकों से भी बात हुई है, तो सबका अपना अपना जो आकलन है। लेकिन टोटल अगर उसको आकलन किया जाए तो आज की डेट में कांग्रेस जो है वो लगता है कि 65+ सीटें विजयी होने जा रही है। जी बिल्कुल ठीक। वीरेंद्र शर्मा जी, आपने सुना भाटिया जी वरिष्ठ पत्रकार, उनका दावा है कि 65 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने जा रहे हैं, जमीनी हालात जो नजर आ रहे हैं। तो फिर आप तो कहीं बनते नहीं किंग मेकर। देखिए नवीन जी, वो तो 8 तारीख को समय बताएगा। अभी भाटिया जी जो अपनी एक विश्लेषण कर रहे हैं वो उनका मानना हो सकता है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता किसे स्पष्ट रूप से जनादेश देने जा रही है वो तो 8 तारीख को साबित होगा। हम ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने 90 की 90 विधानसभा चुनाव सीटों के ऊपर बहुत मजबूती से अपना चुनाव लड़ा है, और आम आदमी पार्टी के बहुत सारी विधानसभा में साथी ऐसे हैं जो साफ सुथरी छवि के हैं, और बहुत अच्छे मार्जिन से साथी जीत करके आएंगे। और जो साथी जीत करके आएंगे वो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी होगी जो सत्ता के नजदीक होगी, और सत्ता की जो चाबी होगी वो आम आदमी पार्टी के पास में होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सीटें कम पड़ती हैं किसकी, तो आप कांग्रेस को तो वोट देंगे ना, कांग्रेस को सपोर्ट देंगे, बीजेपी को तो आप देंगे नहीं। देखिए बीजेपी को तो हरियाणा प्रदेश की जनता ही नकार चुकी है, और जिसको जनता जनार्दन देवतुल्य जनता नकार देती है तो उसको तो इस तरह की कोई बात करना कोई उचित है ही नहीं। ये तो बहुत दूर है, बहुमत से भी बहुत दूर है। तो जैसे भी जो भी जनादेश आएगा उसके हिसाब से शीर्ष नेतृत्व ये डिसाइड करेगा कि किसके साथ। तो वीरेंद्र शर्मा जी, जब कांग्रेस को आपने समर्थन देना है तो जनता सीधे कांग्रेस को क्यों ना वोट दे दे? क्यों वो आपके जरिए जो है एक ऐसी सरकार बनवाए जो है जो कमजोर हो? काटा मारते हो फिर। देखिए नवीन जी, ऐसा है कि कांग्रेस अपनी लड़ाई लड़ रही है, आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ रही है। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के जितने साथी हैं जो मैदान में, उनको शायद बहुत पहले उनको आजमा करके देख लिया है। तो कांग्रेस में भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनको जनता पसंद नहीं करती है। तो जहां जहां लगेगा जनता को कि आम आदमी बेटर ऑप्शन है, आम आदमी पार्टी के जो साथी हैं वो अच्छी साफ सुथरी छवि के हैं, तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी को जनता मौका देगी। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आपके जरिए जो है वो कांग्रेस सरकार में जो मुद्दे हैं जनता अपना उठाना चाहेगी तो वो आम आदमी पार्टी को चुनेगी? नवीन जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी की जो 5 गारंटियां हैं,
आम आदमी पार्टी इस किंग मेकर की भूमिका में रहेगी और आम जनमानस के मुद्दे लेकर के जो हमारी 5 गारंटी हम लोग आए हैं, अरविंद केजरीवाल जी का जो अच्छी शिक्षा, बेटर शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, महिलाओं का मान सम्मान, युवाओं का रोजगार, वो 5 जो बेसिक जनमानस के मुद्दे हैं उनको लागू करने, गारंटी को लागू करने का काम अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। ठीक है। हितेन चौधरी साहब, बहुत सारे आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता ने आपके ऊपर लगाए और हमारे साथ जो पत्रकार साथी थे उन्होंने कहा कि 65 से ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही, जबरदस्त लहर चल रही है। 90 में से 65 का मतलब यह कि 2/3 बहुमत। उनकी बात को थोड़ा कमतर भी कर लें तो 45 सीटें चाहिए कांग्रेस सरकार बनाने के लिए, तो बहुत मुश्किल है डगर आपके लिए। हो नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। ये पत्रकार महोदय की अपनी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन जो हमारी पार्टी का आंतरिक सर्वे है उसके अंदर 50 के लगभग सीटें हम जीतने जा रहे हैं। और मेरी बहन जो कांग्रेस की प्रवक्ता थी उसने बड़े आरोप लोग भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए, तो मैं उनको याद दिलवाना चाहूंगा कि उनकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता है, चाहे सोनिया गांधी जी हो चाहे राहुल गांधी जी हो, नेशनल हेराल्ड केस के अंदर खुद जमानत के ऊपर बाहर है। और अगर घोटालों की बात करूं तो पहला घोटाला जो जीप घोटाला हुआ था, बोफोर्स घोटाला हुआ था, ऐसे 50 से ज्यादा घोटाले कांग्रेस पार्टी ने सत्ता के अंदर किए हैं। और अगर ये जैसे इन्होंने नरसंहार की बात की थी तो मैं इनको याद दिलवा दूं कि 1984 के अंदर दिल्ली के अंदर जो इन्होंने नरसंहार किया था सिख भाइयों का, और 1984 के अंदर जो भोपाल गैस कांड का आरोप था, उनको इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी अपने हवाई जहाज के अंदर बैठाकर विदेश छोड़कर आए थे। तो ऐसी बातें इनको पहले पता होनी चाहिए। और अगर मैं उसके बाद की बात करूं, हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर पूरा विश्वास है। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी ऐसी सड़क नहीं है, कोई भी ऐसी गली नहीं है किसी गांव के अंदर, हर गांव की चारों तरफ सीढ़ियां पक्की करवाई हैं, उन्होंने सड़क पक्की करवाई है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की सड़क हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाले रोड हो। उन्होंने बड़े बड़े नेशनल हाईवे हरियाणा के अंदर से निकलवाए हैं। अंबाला से जो नेशनल हाईवे निकल कर जाता है वो बॉम्बे तक जाता है। और उसके अलावा इन्होंने हर जिला के अंदर, लगभग हर जिला के अंदर कनेक्टिविटी बढ़ाई है। और इसके अलावा हरियाणा के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है, हर घर को जल देने का यहाँ पे काम किया है। यहाँ के किसानों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6,000 रुपए सालाना देने का काम किया है। 3,000 रुपया बुढ़ापा पेंशन देने का काम किया है जिनकी आयु 60 साल से अधिक है। और यहाँ पर जिन व्यक्तियों की शादी नहीं हुई है उनको भी सरकार ने 3,000 रुपए देने का काम किया है। जो विधुर हो जाते हैं उनको भी 45 साल की उम्र के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पेंशन देने का काम किया। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी योजनाओं से अछूता रहा हो। और ये सिर्फ ये सोचते हैं कि इन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर जनता को झूठ बोल के, बहला के, फुसला के 1 लाख रुपए लालच देकर, 85 रुपए लालच देकर अगर इन्होंने 1-2 बार लोगों को बहला लिया तो अब की बार इनकी काट की हांडी चढ़ने वाली नहीं है। इनकी झूठ मैं आपको एक बता देता हूँ, आंकड़ों के हिसाब से भारत की जनता है जो 140 करोड़ है और उसके अंदर 70 करोड़ महिलाओं की आबादी है। इनके नेता ने कहा था कि हम हर महिला को 1 साल का 1 लाख रुपए दिया करेंगे। तो इस हिसाब से वो बजट 70 लाख करोड़ रुपए बनता है, जबकि भारत का बजट 45 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। तो ये बाकी का 70 लाख करोड़ रुपए बजट कहां से लेकर आएंगे? इन्होंने ऐसी झूठी गारंटियां लोगों को देने का काम किया है। इन्होंने हिमाचल के अंदर भी गारंटी दी थी कि हम हर महिला को 1,000 रुपया देंगे। आज हिमाचल प्रदेश की सरकार के पास अपने लोगों को तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है और उन्होंने केंद्र की सरकार के पास से अनुमति मांगी है कि आप मुझे हिमाचल के अंदर अफीम उगाने की परमिशन दे ताकि इससे मैं अपना राजस्व बढ़ा सकूं और अपने लोगों के को भरण पोषण कर सकूं। अब इनकी खुद की सरकार ही वहां पर नशे को बढ़ावा दे रही है। और मैं एक सवाल और कांग्रेस से पूछना चाहूंगा कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, मध्य प्रदेश, गुजरात, जितना पूरा भारत है, इसके अंदर जो नशा पहले कभी हुआ नहीं करता था हीरोइन का और जो महंगे मादक पदार्थ है उनका नशा किस तरीके से है, क्योंकि 50-60 साल तो इनकी सरकार ने भारत के ऊपर राज किया है और लगभग हर एक प्रदेश के अंदर इनकी सरकार रही है। इनकी सरकार के इशारों के ऊपर ही इस देश को, युवाओं को नशे के अंदर धकेला गया है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अशोक तंवर जी की बात हुई थी, हमारी बात बीच में कट गई थी। जब अशोक तंवर जी को हुड्डा के गुंडों ने पीटा था तो वो खुद अपनी दरखास्त लेकर दिल्ली के थाना के अंदर गए थे और उन्होंने कहा था कि मुझे हुड्डा के गुंडों ने पीटा। और उसके बाद वो एससी कमीशन के अंदर भी अपनी कंप्लेंट लेकर गए थे। और उसके बाद एक हरियाणा के अंदर है लोटे के अंदर नून डालना भी, अगर लोटे के नून डाल के कसम खाई जाती है कि ये काम मैं नहीं करूंगा, तो उन्होंने खुद कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर कभी दूसरी बार नहीं आऊंगा।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस 3 पार्टियों को छोड़कर आए हुए व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया और एक मौजूदा सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी की टिकट काटकर उनको सिरसा से चुनाव लड़वाया। ये अलग हवा थी उस वक्त। लोगों किसी न किसी वजह से, लालच की वजह से लोगों का अट्रैक्शन थोड़ा कांग्रेस की तरफ था कि वो चुनाव हार गए, और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव हारने के बाद भी अशोक तंवर जी को सम्मान देने का काम किया, लेकिन उन्होंने उसी व्यक्ति को मजबूत करने का काम किया जिसने बहन कुमारी शैलजा जी का काम किया था, और वो जाकर हुड्डा जी की गोदी के अंदर बैठ गए। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं। और एक मामला और है, इनके राहुल गांधी जी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं अडानी और अंबानी के नाम से, लेकिन जब इनकी राजस्थान के अंदर सरकार थी तो अडानी अंबानी कंपनियों के साथ इनका 168 लाख करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, जिसके अंदर ठीक है। बातें बहुत बार आ चुकी है हितेंद्र चौधरी जी। ठीक है, कमल हांडा जी, जिस समय 3 राज्यों के पहले चुनाव हुए थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये कहा जा रहा था कि यहां पर इस बार बीजेपी हारेगी और कांग्रेस की लहर चल रही है, कांग्रेस पक्का जीतेगी, राजस्थान दोबारा रिगेन करेगी अशोक गहलोत के उसमें, और मध्य प्रदेश जो है बीजेपी हारे, कांग्रेस और राहुल गांधी बड़े जोश में थे। कहीं ऐसा ही हाल इस बार तो नहीं हो जाएगा? क्योंकि आप लोग कह रहे हैं कि हम 65+ सीटें लेके आ रहे हैं, कहीं आपको लगता है कि वो गलती तो नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हरियाणा की जनता मन बना चुके हैं। ये चुनाव जो है जनता बनाम भाजपा है, ये मैं बात आपको पहले बता क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, इतने पद मिले अशोक तंवर जी को, बहन शैलजा को इतने पद मिले तो इग्नोर कहाँ किया? इतने मूर्ख हैं ये, इनको पता ही नहीं चलता क्या बोलते हैं। वो छत्तीसगढ़ की प्रभारी रही हैं, हमारी केंद्र में वो मंत्री रही हैं, यहाँ पर प्रदेश अध्यक्षा रही हैं, और उनको बहुत सारे पद मिले हैं, केंद्रीय मंत्री भी रही हैं, वो बहुत सारे पद उनको मिले हैं। अभी भी सांसद का चुनाव भेजकर उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा गया, तो अपमान उनका कहाँ से हो गया? इनको पता भी नहीं चलता क्या बोलते हैं भाजपाई, क्योंकि झूठ बोलना है, कुछ भी बोल दो। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि ये जो एक बात मैं बताना चाहती हूँ जो ऑफ द टॉपिक है नवीन जी, कि सोनम वांगचुक जो हमारे देश के बहुत महान वैज्ञानिक हैं, लद्दाख से 150 लोगों के साथ पद यात्रा करके दिल्ली पहुंचे कि वहां पर हाल खराब है, चाइना घुसा चला आ रहा है, लेकिन उनको दिल्ली की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मोदी जी के छप्पन वाले क्या इतना डरते हैं सत्ता से? जो गांधी जी को गालियां देते हैं नहीं थकते, देश में विदेशों में जाकर गांधी जी के मूर्ति के आगे सर नवाते हैं। गोडसेवादी तो ये लोग हैं। ठीक है, बेईमान, चोरी, धंधा छापा, जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया, शायद ही दुनिया के किसी, मैं कहती हूँ इतिहास में, हमारे भारत के इतिहास में कहीं इतना भ्रष्टाचार हुआ होगा जितना इन्होंने किया। अहिंसा पूर्वक वो आंदोलन कर रहे थे। और मैं बताना चाहूंगी, मोदी जी की जो रैलियां हुई हैं, बड़ी बड़ी रैलियां, किसी में 3000, किसी में 10,000, किसी में मैक्सिमम 13,000, 10,000 थी सोनीपत में, जब हर 22 विधानसभाओं से लोग बुलाए गए थे, यानी कि एक विधानसभा से 500 लोग भी नहीं पहुंचे। कोई उनको अब सुनना नहीं चाहता, क्योंकि उबाऊ भाषण है उनके, वही पुरानी बातें, कांग्रेस पर कटाक्ष। मतलब ऐसा है ना, भाजपा के प्रवक्ता की भी उपयोगिता तभी तक है जब तक वो कांग्रेस पर कटाक्ष नहीं करेगा, कांग्रेस को गालियां नहीं देगा और झूठे आरोप नहीं लगाएगा, जो ये करते ही हैं। ठीक है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इनको बताना चाहूंगी 2 करोड़ जॉब्स की झांसा देकर कौन आया था, झांसा राम जी बताएंगे जरा। और किसानों की आय डबल करनी थी, 15 लाख हर एक के खाते में आने थे, वो तो आपके गृह मंत्री, उनकी पृष्ठभूमि क्या है आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ बहुत अच्छे से। जिन्होंने कहा था वो तो एक चुनावी जुमला था, कमाल ही कर दी। हरियाणा नशा मुक्त था, नशे में आपने धकेला। अडानी पोर्ट पर सर 23,000 करोड़, 3,000 करोड़, 2,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, लेकिन अरेस्ट कौन हुए? बड़ी बड़ी गाड़ियां आती थी, अरेस्ट कौन हुए? छोटे छोटे 2 मजदूरों को अंदर कर दिया इन्होंने। ऐसी निर्लज और इतनी हैवानियत वाली, इतनी निर्शंस, और मैं कहती हूँ इतनी बेरहम सरकार है कि दुनिया, इनका इतिहास हम जब लिखेंगे तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरी बात ये कहते हैं कि हमने बुलाया उसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, रोजगार के लिए इन्वेस्टमेंट है, टाटा बिरला भी करते थे, पर वो कभी विवादों में नहीं रहे जितने आपके अडानी का नाम लेने पर ही 150 आप सांसदों को निरस्त कर देते हैं, और आप आनंद फानंद में 47 कानून बना देते हैं। क्यों? इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। अडानी ऐसा कौन सा बड़ा 30 मार खा गया? और अब सेबी की भी आपकी जो चेयरपर्सन है माधुरीपुरी बुच, वो भी सॉरी, वो भी मिली हुई है बीच में। उसने भी, जो पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसको बता दिया जी कोई सबूत नहीं मिले, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, लेकिन अब तो बाकायदा साक्ष्य प्रस्तुत हैं।
चंदा धंधा छापा इन्होंने किया, चंदा चोर पार्टी ने आरटीआई के दायरे से बाहर क्यों रखा और एसबीआई बैंक को क्यों कहा कि उनको बोलो 30 जून तक देंगे, क्योंकि चुनाव से पहले आता तो काम खराब था। इन्होंने कहा संविधान की बात की हमने बहलाया। तो आपको बता दूं मैं, भाजपा के प्रवक्ता को जो झूठ पर झूठ बोलते चले जाते हैं, इन्होंने, इनके 4 मंत्रियों ने कही थी ये बात कि 400 आए तो हम संविधान खत्म करेंगे, हम लेकिन कमल हांडा जी, ये जो बातें आप कह रही हैं ये नेशनल मुद्दे हैं। हरियाणा के संदर्भ में वो कह रहे हैं बीजेपी जो आप वादे कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और बच्चियों को, बेटियों को जो है 2000 रुपए महीना देंगे, महिलाओं को देंगे, इस सब बजट जो है बाहर चला जाएगा। हिमाचल में भी यही हुआ है, वहां सैलरी दे पा रही सरकार आपकी, ये कहां से लाएंगे आप? क्यों नहीं किया? कौन मूर्ख कहता है कि हिमाचल में सैलरी नहीं दी जाती? मेरा घर हिमाचल में भी है, मेरा घर हरियाणा में भी है, सैलरी मिलती है। सैलरी ना मिली होती तो धरने पर बैठे होते लोग। वहाँ के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ने इस बात को खुद कहा कि हमारे पास हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, हमारे पास योजनाओं के अंदर पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं है, हम लोगों को मुफ्त की सुविधाएं नहीं दे सकते। तभी उन्होंने वहां पर ये अफीम की और जो दूसरी मादक पदार्थों की खेती करने के लिए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से परमिशन मांगी है ताकि उनका राजस्व बढ़ाया जा सके। ठीक है, जवाब सुन लीजिए हितेन जी। बोलिए कमल जी, बोलिए जी। कमल जी बोलिए। मारकर इनके बैठे हुए जीएसटी पर, जो कहीं पर 40% है, कहीं पर 140%। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो चॉपर खरीदेगा उसको 4% टैक्स देना पड़ेगा, जो डायमंड खरीदेगा उसको 3%। लेकिन आपने खेती के उपकरणों पर और 140% पेट्रोल पर आपने सेस लगा दी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में $69 पर बैरल है। और इसके अलावा ये जो खरीद रहे हैं रशिया से, वो 30% कम पर खरीद रहे हैं और यहाँ पर कितना महंगा बेचा जा रहा है। एमएसपी की बात करें तो मैक्सिमम सफरिंग प्रोड्यूसर को है, जो एमएसपी की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं ये सारे। किसान धरने पर क्यों? 750 किसानों की हत्या रही है सरकार। आपने महिलाओं को, पहलवान महिलाओं को कैसे कुचला, कैसे उनका अनादर किया। और ब्रिजभूषण शरण भी एक आपका बहुत बड़ा सरकारी दामाद था, जिसको प्रधानमंत्री ने अपने बिल्कुल पास बड़े प्रेम से बिठाए रखा, क्योंकि आपको बलात्कारियों की, व्यभिचारियों की जरूरत है, जैसे राम रहीम भी है और ये भी है। और कुछ बातों का जवाब देना चाहूंगी। नशा मुक्त हरियाणा में नशा कभी नहीं हुआ करता था नवीन जी, इनके आते ही नशा इतना फैल गया। और पिछले साल 26 जून को, तारीख भी नोट कर लें, कांग्रेस के 10 साल के शासन के अंदर, जो पिछला हुड्डा सरकार का 10 साल का शासन रहा है, उसके अंदर हरियाणा के अंदर नशा फैला है। ये गलत आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उस नशे को कम करने की पूरी कोशिश की है। आज बिल्कुल 2 या 3% रह चुका हरियाणा के अंदर। ये नशा मुक्ति केंद्र किन के समय के अंदर खुले थे हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर? ये क्यों नहीं बताते? ये तुषार गोयल का मामला उठा था। तुषार गोयल को लेकर बीजेपी ने कहा था कि ये कांग्रेस नेता है, 5600 करोड़ का जिन पे ड्रग्स का मामला आया। नहीं तो आया ये बताइए कि हरियाणा के नशा मुक्ति केंद्र किन के समय के अंदर खुले थे? वो कांग्रेस के समय के अंदर खुले थे। अरे तो बंद कीजिए सर, आप मेरे को सुन लीजिए, झूठ बोलते हैं। सुन लीजिए, आपकी बात आ गई। आदत नहीं है इनको, सुनने की आदत नहीं है सर। मैं ये कह रही थी कि इतना नशा पकड़ा गया। अगर आप लोगों को बहलाएंगे फुसलाएंगे तो गलत क्यों सुनेंगे हम? आप सही बात कीजिए। को विजय साहब ने आप लोगों ने नशे को बढ़ाने का काम किया है। आपकी पंजाब के अंदर सरकार रही है, तब वहां से इंटरनेशनल बॉर्डर से नशा आता था और उसके बाद पूरे देश के अंदर फैलता था। वो आपकी महाराष्ट्र के अंदर सरकार रही है, बॉम्बे के अंदर नशा आता था। आपकी कर्नाटका के अंदर सरकार रही है, बेंगलोर के अंदर इतना नशा है। हितेन जी, 10 साल की सरकार आपकी रही है ना हितेन जी, तो आपने पकड़ा क्यों नहीं? हमने बारे में नहीं बोले है। अब देखिए कितने समय से कितने हमने बड़े स्मगलरों को पकड़ा। आज उन्हीं की वजह से हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर नशा कम हुआ है। ये झूठे आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। नौकरी देने की बात आप करते हैं, इस महिला को पीटो और इसका गला फरसे से काट दूंगा। ये एक सीएम की शब्दावली है। शर्म आनी चाहिए खट्टर जी को, और आपको भी जो आप उनका पक्षपात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। मैंने कहा जो कौम का नहीं, किसी काम का नहीं। महिलाओं को अपमान करती है। मुझे नहीं पता था कि मोदी की सरकार आते हुए इतने जयचंदों की मशरूमिंग अब हो जाएगी। जैसे आप जैसे लोग बहुत खड़े हो गए, जिनको झूठ बोलने का बड़ा शौक था। पार्टी के अंदर जयचंद भरे हुए हैं। आप खुद कहते हैं कि चाइना भारत के अंदर घुस गया, लेकिन आपको ये खबर कौन देता है कि चाइना भारत के अंदर घुस गया? जबकि भारत का जो डिपार्टमेंट है, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वो कहता है कि चाइना हमारे देश के अंदर नहीं घुमा। आपके पास ये खबरें कहां से आती है कि चाइना हमारे देश के अंदर घुस गया? और आपकी पार्टी के जो सबसे बड़े नेता वो चाइना के डिप्लोमेट के साथ। ठीक है हितेन जी, चाइना वाले मुद्दे हरियाणा में चल नहीं रहे, बहुत नेशनल मुद्दों पर बात नहीं करेंगे। वीरेंद्र शर्मा साहब से कमेंट लेते हैं। मेरा कहने का एक ही भाव है कि ये हमेशा झूठ बोलती है। लौटता हूं आपके पास, आप दोनों के पास लौटता हूं। सुन लीजिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता क्या कर रहे हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, अशोक तंवर जी आपकी पार्टी में भी रहे, वो कह रहे वहां भी मुझे सम्मान नहीं मिला। मैं इतना बड़ा नेता था, कांग्रेस का अध्यक्ष रह चुका था हरियाणा का,
लेकिन आम आदमी पार्टी में इस्तेमाल नहीं कर पाई। अगर आप वो आपके साथ होते तो फायदा होता आपको। कमल जी सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वीरेंद्र शर्मा जी। सर मेरी बात तो सुनिए। अभी मैं लौटूंगा आपके पास, लौटूंगा। अशोक तंवर जी की बातें पीछे छूट चुकी हैं। आप जो लड़ाई जो हरियाणा प्रदेश की लड़ाई है वो बहुत निर्णायक मोड़ पे है। और हितेंद्र जी बड़ी आवेश में आकर के कुछ बातें कह रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की लूट फूट और झूठ की राजनीति करने वाली सरकार को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर 33 घोटाले इन लोगों ने किए। सहकारिता घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, दान घोटाला, पेपर घोटाला, शराब घोटाला, इतने घोटाले इन लोगों ने किए। उसके बाद में हरियाणा से 2 नंबर में शराब, जो कच्ची शराब निकाल करके इन्होंने हरियाणा से होते यूपी, राजस्थान, एमपी में इन्होंने भेजने का काम किया। 50 लोगों अपना कदम वापस लेना पड़ा प्रधानमंत्री। अभी कमल जी लौटूंगा आपके पास, सुन लीजिए वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं। सुन कमल जी, लेटरल एंटी के बहाने से। कमल जी सुन लीजिए, बोले वीरेंद्र जी, बोलिए। मैं भी उनको टोकूंगी जी। अनाप शनाप इन्होंने इनका एक नवीन जी, इनका एक आप लोगों को धरातल की सच्चाई पता नहीं शायद इनके पास, कमल जी के पास शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। तो कमल हांडा जी सुन लीजिए वीरेंद्र जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। सुन लीजिए, बोलिए वीरेंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी का नवीन जी एक विज्ञापन चलता है नॉन स्टॉप हरियाणा। तो उस नॉन स्टॉप हरियाणा में अगर कोई बात हुई तो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पे है। अगर नॉन स्टॉप हरियाणा में कोई बात हुई है तो महिलाओं के अपराध 27% की वृद्धि के साथ हरियाणा प्रदेश दूसरे नंबर पे है। अगर कोई नॉन स्टॉप हरियाणा में अगर कोई बात हुई है तो हरियाणा प्रदेश के ऊपर 80,000 करोड़ से 4 लाख करोड़ लगभग कर्जा जो हुआ है वो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। नॉन स्टॉप हरियाणा में अगर महिलाओं का निरंतर अपमान हुआ है, उसमें चाहे खिलाड़ी हो, चाहे पहलवान हो, चाहे जवान हो, जितनी भी जो महिलाएं थी सबका अपमान किया। अपनी हमारी आंगनबाड़ी की जो बहनें थी उनका अपमान नॉन स्टॉप हरियाणा में इनका अपमान किया गया है। जी तमाम मुद्दे आपने वीरेंद्र शर्मा जी गिनाए जो है, ये सब चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएंगे ये जनता लगभग तय कर चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मानव का। तो राजधर्म आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।